हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव वंस अगेन। सोशल वर्क जो एज अ टॉपिक हम लोग लेते हैं, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो व्हाट इज़ सोशल वर्क होता है। तो सोशल वर्क को नॉर्मल थ्योरी में ना समझते हुए हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे अगर समझेंगे, रियलिस्टिक एग्जांपल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस, तो दैट इज़ मोर फ्रूटफुल अकॉर्डिंग टू मी। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड who has dropped out from the school। मतलब एक ऐसा बच्चा जो इसने स्कूल को छोड़ दिया है ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर नहीं कर पा रहे हैं। बुक्स का खर्चा, स्कूल की फ़ीस, ये सब चीज़ें बियर नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी एक अफसोस वाली बात होती है इस तरह की सिचुएशन। लेकिन एज अ सोशल वर्कर हम लोगों के पास जो सिचुएशंस आती हैं वो ज़्यादातर ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं। अब यहाँ पर क्या है, सोशल वर्क में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट एज अ लेमैन कॉन्सेप्ट और दूसरा एज अ सोशल वर्कर। अब एज अ लेमैन की अगर मैं बात करूँ तो लेमैन वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहता है कि उसकी मॉनेटरी हेल्प कर दीजिए, मतलब उसको पैसा दे दीजिए। अब पैसा देने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर एज अ सोशल वर्कर मैं सोचूं तो आंसर इज़ नो। मतलब जो मॉनेटरी हेल्प होती है, केवल वही करने से उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो उस लेवल की नहीं है। अब जो केवल पैसे की बात कर रहा है, जो केवल मॉनेटरी हेल्प की बात कर रहा है, उसके पास किसी भी तरह की कोई स्किल्स नहीं होती हैं। अब सोशल वर्कर हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। जब आप लोग एजेंसीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आप क्लाइंट से डील करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी स्किल्स का ही यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है, एक उठता है कि व्हाट शुड वी डू एज अ सोशल वर्कर। अब हमको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, अपने दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, 24/7 रखना पड़ेगा कि यू आर अ सोशल वर्कर, मीन्स यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क। अब स्टूडेंट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी थिंकिंग जो होती है वो थोड़ा सा लॉजिकल होती है। अब ये लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि देखिए, यहाँ पे हम लोग उस बच्चे को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने देखा है कि वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, तो हम उसके घर पे जाएंगे और उस बच्चे से मिलेंगे, उसके फादर मदर से मिलेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। जब तक आप उस बच्चे से मिलेंगे नहीं, तब तक आपको उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझने का, वो अंडरस्टैंड करने का आपको मौका नहीं मिल पाएगा। यू विल नॉट गेट अ चांस। अब ये जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं दे कैन बी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकती हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक लॉजिकल थिंकिंग जो है दैट इज़ कमिंग इनटू द प्ले। अब यहाँ पे हमने चाइल्ड की सिचुएशन को समझा, मतलब उसकी जो रूट कॉज हैं उनको हमने जाना। अब ये रूट कॉज जानने के बाद हमारे पास जो जिसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि जब हम लोग केस स्टडीज़ ड्रॉ करते हैं फील्ड पे जाके, तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट से रिलेटेड उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं उसका एक रिकॉर्ड रख लेते हैं। और रिकॉर्ड रखने का मतलब, जिस भी चीज़ में आपने रिकॉर्ड रखा है तो दैट मीन्स उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो गई है। तो हमने क्या किया, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। जैसा कि मैंने बताया है, इसमें पॉवर्टी हो सकता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसमें फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स तो पता लग गई हैं। अब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। अब वो सॉल्यूशन कैसा होता है, वो हमको कोई तात्कालिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मतलब हमको सिचुएशनल या टेम्परेरी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर अ परमानेंट वन। अब वो परमानेंट सॉल्यूशन हमको कैसे मिलेगा,
हमने उसके बच्चे की जो रूट कॉज है प्रॉब्लम, उसको हमने जान लिया है। अब जो डिफरेंट एनजीओज़ होती हैं या वेलफेयर बॉडीज़ होती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उनके साथ हम उस बच्चे के पेरेंट्स को अटैच करने की कोशिश करते हैं। अब अटैच करने का क्या मतलब है कि हम लोग उनको एक असिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग उनको कोई भी मॉनेटरी हेल्प नहीं दे रहे हैं। अब मॉनेटरी हेल्प नहीं देने का क्या मतलब है, हमने उनको कैश में कुछ भी नहीं दिया है। वी आर जस्ट गिविंग देम एन इनसाइट, एक लर्निंग दे रहे हैं कि इस तरह से वेलफेयर स्कीम्स हो सकती हैं और इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ कनेक्टिंग द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड टू द डिफरेंट वेलफेयर एजेंसीज, NGOs, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद क्या होता है कि कनेक्शन तो हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग जैसा कि हमें मालूम है, किसी को आप कुछ सलाह देते हैं तो दैट कम्स अंडर काउंसलिंग। लेकिन ये एक साइंटिफिक सलाह होती है, एक लॉजिकल चीज़ होती है। तो एक हम काउंसलिंग सेशन करते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, एंड इन दैट काउंसलिंग सेशन वी टेल्स देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उनको समझाया जाता है कि बच्चे को स्कूल भेजना कितना ज़रूरी होता है। अब दैट इज़ द मेन थिंग कि बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी होता है, ये पेरेंट्स के दिमाग में डाला जाए। अब वो कब होता है, देखिए कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के मूड में नहीं होता है। बट द थिंग इज़, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात होती है, एक लिमिटेशन ड्रॉ हो जाती है कि जब उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को विड्रॉ करा लेते हैं। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन सेशन कह सकते हैं, जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन सेशन करते हैं, जिसमें कि उनसे बताया जाता है कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं उनको थोड़ा सा ढीला किया जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, जैसे कुछ मिशनरीज़ होती हैं जहाँ पे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, कुछ उनके लिए रिलैक्सेशंस होते हैं। वही टीचर्स उनको भी पढ़ाते हैं बट डिफरेंट क्लासेस। तो इस तरह की कोई भी चीज़ की जा सकती है। तो एज अ सोशल वर्कर हमारा रोल जो यहाँ पे होता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन देने का होता है। इसके साथ साथ जो चाइल्ड और पेरेंट्स हैं, दोनों को एक मोटिवेट भी किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। अब ये मोटिवेशन जो दिया जाता है, ये डेफिनेटली अगर उनको समझ में आ जाता है, या हमारी अप्रोच अगर उनके साथ ठीक होती है, तो विश्वास किया जा सकता है कि वो बच्चा जो है वो आगे कभी भी ड्रॉप आउट की कैटेगरी में नहीं दिखाई देगा। अब ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाता है। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं, हाँ ये एक हैप्पी सिचुएशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हैप्पी फेस बना हुआ है, तो ये इसको एक हैप्पी सिचुएशन देता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट की गई है, मतलब एक आत्मनिर्भरता। अब ये आत्मनिर्भरता जो होती है, ये अगर आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा हुआ है तो और अगर आप में आत्मनिर्भरता आ गई है, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि हम अपने जो मकसद है, जो हमारा एम है, उसमें हम सक्सेसफुल होने वाले हैं या होते रहते हैं। तो एक छोटा सा एक अटेम्प्ट किया गया है समझाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ सोशल वर्क एज़ पर अ लेमैन, एज़ पर अ सोशल वर्कर। तो हम लोग इसको बहुत ईज़िली कह सकते हैं, क्योंकि अब चूँकि ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि सोशल वर्कर जो होता है वो इसमें अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको अप्लाई करता है।
ठीक है। तो सोशल वर्क में जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं वो अप्लाई होती हैं। सेकेंडली इसका एक नॉलेज बेस होता है। अब ये नॉलेज बेस किस तरह से होता है? नॉलेज बेस मतलब इसमें हमारे पास थ्योरीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की थ्योरीज़ होती हैं। अगर हम केस वर्क के साथ डील कर रहे होते हैं तो वैसी थ्योरीज़ होती हैं, ग्रुप वर्क के साथ डील कर रहे होते हैं तो वैसी थ्योरीज़ होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट नॉलेज बेस होता है। और मतलब थर्ड पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको ये हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अपनी स्किल्स, अपनी एथिकल बेस, अपनी एथिकल नॉलेज, इन सब के हेल्प से वो जो क्लाइंट होता है, यहाँ पे क्लाइंट किसको कहा गया है? द पर्सन हु इज़ गेटिंग द हेल्प। अब यहाँ पे अगर मैं एक आपको 4 प्रिंसिपल भी बताना चाहूँ तो 4 प्रिंसिपल कहता है कि पर्सन विद द प्रॉब्लम गोज़ टू अ प्लेस वेयर हिज प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू अ वेल डिफाइंड प्रोसेस। अब ये जो चीज़ है इसको आगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा जब हम सोशल केस वर्क की बात करेंगे, क्योंकि पर्लमैन की जो डेफिनेशन है या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली सोशल केस वर्क से हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लेमैन की डेफिनेशन होती है, लेमैन की अंडरस्टैंडिंग होती है और एक सोशल वर्कर की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लेमैन की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, द पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्टीज़। अब ये डिफ़िकल्टीज़ किसी भी तरह से हो सकती हैं। पॉवर्टी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रेंट्स हो सकता है। तो अब यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कैरीड अवे हो जाते हैं। एज अ लेमैन हम क्या बात कर रहे हैं कि वी गेट कैरीड अवे विद द प्रॉब्लम। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि एज अ सोशल वर्कर वी आर नॉट सपोज टू बी कैरीड अवे विद द प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम्स का हमको रूट कॉज देखना पड़ता है, देन उसके सॉल्यूशंस, एक परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ हमको मूव करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लेमैन एंड अ सोशल वर्कर। सो जो लेमैन होता है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वो सपोर्ट करता है जो लोग होते हैं, जो मतलब दोज पीपल हु वांट हेल्प, है ना। तो कंपैशन और चैरिटी की अगर मैं बात करूं तो कंपैशन और चैरिटी यहाँ पे एक इमोशनल चीज़ हो जाती है। अब ये इमोशनल चीज़ का क्या मतलब है? मतलब आप कैरीड अवे की जब बात मैंने की है आपसे, तो कंपैशन और चैरिटी जो होता है वो सोशल वर्कर का पार्ट होता तो है, लेकिन सोशल वर्कर को हमेशा इस चीज़ से थोड़ा सा बिहेवियर, थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की जाती है। आपको कैरीड अवे नहीं होना है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो जो लेमैन होता है वो क्या कहता है कि इनकी लाइफ को हमको बेटर बनाना है। अब बेटर किस तरह से बनाना है? हमको इनको मटेरियल एड दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, रुपए दे सकते हैं। अब अगर आपने मटेरियलिस्टिक एड, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इसको मटेरियलिस्टिक एड दी गई तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे आप सब MSW और BSW के स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर मैं आपके लिए बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली चीज़ें नहीं देखनी है, ना ही अपनी तरफ से देना है कुछ, और ना ही कुछ आपको अरेंज करवाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेगरी है उसको हम डिस्करेज करते हैं। बेगरी में क्या होता है कि आप उसको पैसा दे देते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ दैट मनी विच यू हैव गिवन टू द बेगर। अब यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंडली, जो सेल्फ रिलायंस जनरेट की जाती है, अब ये सेल्फ रिलायंस जो जनरेट की जाती है वो एक सस्टेनेबल एफर्ट के थ्रू जनरेट की जाती है।
सस्टेनेबल एफर्ट से क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस एफर्ट्स। यहाँ पे जब मॉनिटरिंग और फॉलोअप की बात होती है, मॉनिटरिंग के साथ आपने फॉलोअप किया हुआ है, तो फॉलोअप करने पे हमको ये पता लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जिसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, क्या वो सॉल्यूशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी डिपेंडेंसी तो नहीं बढ़ रही है। तो जो सिस्टमैटिक, एथिकल और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज बेस होता है, ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए कि एज अ स्टूडेंट ऑफ BSW और MSW आपको इस तरह से इससे डील करना होता है। अब देखिए, सोशल वर्क जो सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमें इस तरह से समझना है, हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो वो जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज बेस होता है, जो हमको सोशल वर्क के थ्रू मिलता है, उसके थ्रू हम लोग ये जो इसका सॉल्यूशन मिलता है, वो हम निकाल सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमको जो सेंस ऑफ डिपेंडेंसी है, वो उनके ऊपर से ख़त्म करनी पड़ती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। दैट इज़ द मेन थिंग। अब हमारा एज अ सोशल वर्कर जो है, या जो रोल होता है, वो एक बहुत सिंपल सी डेफिनीशन है और बहुत इफ़ेक्टिव डेफिनीशन है, जो कि हम लोग बहुत बचपन से, बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत छोटे से कहने का ये मतलब है कि भाई, जैसे वी आर द टीचर्स, तो हम लोगों ने भी जो अपनी डेफिनीशन स्टार्ट की थी, वो यही की थी कि हेल्पिंग हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्व्स। अब यहाँ पे इसको समझने की बात यह है कि सोशल वर्कर जो है वो टीचर हो सकता है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, तो आई एम अ सोशल वर्कर बिकॉज आई एम जनरेटिंग अ नॉलेज बेस विद इन यू, और इन सच अ वे कि आपकी जो इग्नोरेंस है वो दूर हो सके, आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं, और जो भी आपके पास स्किल्स डेवलप होती हैं, उनसे आप इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकें। जो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। तो अब मैं ये मानता हूँ कि सोशल वर्क एक्चुअली होता क्या है, ये आपको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ये कोऑपरेशन होता है, मैं स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसको अपना कोऑपरेशन ही लेता हूँ। तो डेफिनेटली वो मुझको इनकरेज करेगा कुछ नए, कुछ मोर इंटरैक्टिव, कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालने को। जैसा कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि अपने हर एक लेक्चर के बाद मैं आपको एक टिप दूंगा, जो आपकी फील्ड वर्क एजेंसी में हेल्प करेगा। फील्ड वर्क एजेंसी मीन्स जो आपका फील्ड वर्क होता है, उसमें आपको कुछ हेल्प करेगा। तो भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब आप एक एजेंसी पे जाते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। जब आप एक क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसेंट। कंसेंट मीन्स टू टेक द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पार्टी, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस हेल्प, और इस हेल्प के ये रिस्क हो सकते हैं। अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं आप एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उनके साथ इस्टेब्लिश करते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। और तो कंसेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फील्ड वर्क एजेंसी विज़िट्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जैसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इफ़ यू आर गोइंग टू एन एजेंसी, यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, तो कोई भी चीज़ आपको अपने दिमाग में पहले से नहीं रखनी है कि अरे वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा और वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं रखनी है। आप जस्ट गो एज सिंपल एज यू कैन। और जो एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल होता है, वो सोशल वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको कुछ इंसाइट डेवलप हुई होगी।
or just wait for the next one. Thank you for all this. Bye.